तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। ठीक 3 महीने पहले 14 जुलाई की वो तारीख थी, आज 14 अक्टूबर है, जब सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर जो अप्रैल में शूट आउट हुआ था, गोली चलाई गई थी। उसी केस में मुंबई पुलिस ने मुंबई के एक मकोका कोर्ट में एक चार्जशीट दाखिल की थी। लगभग 736 पेजेस की वो चार्जशीट, जिसमें सलमान खान के भी बयान थे। उस चार्जशीट में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक जगह लिखा था कि इस पूरे केस, इस साजिश में सलमान के घर गोली चलाने वालों में 9 लोग थे पूरी साजिश में शामिल, जिसमें गोली चलाने वाला भी था। और उसमें एक्यूज नंबर 1, आरोपी नंबर 1 था लॉरेंस बिश्नोई, उस चार्जशीट में, जो 3 महीने पहले मकोका कोर्ट में मुंबई पुलिस ने दर्ज की। उसी चार्जशीट में क्राइम ब्रांच ने कहा कि सलमान तो बहाना है, असल में लॉरेंस बिश्नोई मुंबई पर कब्जा चाहता है, मुंबई अंडरवर्ल्ड पर कब्जा चाहता है, मुंबई पर राज करना चाहता है, मुंबई में अपने गैंग को फैलाना चाहता है, मजबूत करना चाहता है। अब 3 महीने पुरानी उस चार्जशीट के बारे में मैं अभी क्यों बता रहा हूं? आज की पूरी कहानी वही है। कौन और क्यों, यही 2 सवाल हैं जो पिछले 48 घंटों से हर एक के जहन में कौंध रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी का कत्ल करने वाला कौन, मतलब जिसने ट्रिगर दबाना नहीं, जिसने ट्रिगर दबाने का इशारा दिया, और क्यों, वजह क्या थी। तो इस कौन और क्यों का जवाब आपको मुंबई पुलिस की 48 घंटे की अब तक की तफ्तीश के हिसाब से पहले देता हूं, और फिर उस चार्जशीट पर वापस लौटूंगा ताकि बताऊं कि ऐसा क्यों है। अब तक मुंबई पुलिस ने इस पूरे केस में 6 लोगों को आइडेंटिफाई किया है, 6 लोगों की शिनाख्त की है, और उनका कहना है कि ये वो 6 लोग हैं जो इस वक्त जेल के बाहर, और जिन्होंने बाबा सिद्दीकी के इस कत्ल की पूरी प्लानिंग की और अलग अलग रोल निभाया। अब वो 6 लोग कौन हैं, पहले उनके नाम आप सुन लीजिए। इन 6 में से एक है गुरमैल सिंह, जो हरियाणा का है, जिस पर अपने बड़े भाई के कत्ल का इल्ज़ाम था। दूसरा है शिव कुमार गौतम, और तीसरा है धर्मराज कश्यप। शिव कुमार और धर्मराज ये दोनों यूपी के बहराइच के हैं, इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। चौथा है प्रवीण लोनाकर, ये पुणे का है। इसके अलावा 5वां है उसी का भाई शुभू लोनाकर, शुभम भी उसका नाम है, पुणे का है। और छठा है ज़ीशान अख्तर, ये पंजाब के एक गांव का है और एक अपना गैंग चलाता है जिसमें 20-22 लोग हैं। इसके ऊपर मर्डर, रॉबरी के कई चार्जेस हैं। तो कुल ये 6 लोग हैं। अब इन 6 लोगों में से 3 इस वक्त पुलिस के कब्जे में हैं। एक धर्मराज कश्यप, एक गुरमैल सिंह और एक प्रवीण, पुणे का। बाकी 3 लोग अभी फरार हैं। उनमें से एक प्रवीण का भाई शुभम, ज़ीशान अख्तर और एक शिवा, ये 3 अभी फरार हैं, लेकिन 3 कब्जे में हैं। तो उन 3 के जरिए अब तक की जो कहानी सामने आई है, पहले वो आपको सुनाता हूं कि ये पूरी प्लानिंग हुई कैसे। जो ज़ीशान अख्तर है वो पंजाब की जेल में बंद था। एक लुधियाना में पकड़ा गया था 2022 में एक मर्डर के केस में, और उसके बाद उसको पटियाला जेल और कैथल जेल, अलग अलग जेलों में रखा गया था। उसी जेल में रहने के दौरान वो लॉरेंस बिश्नोई के कुछ गुर्गों से मिला, उसकी मुलाकात हुई, और इत्तेफाक से जेलों के इस भ्रमण के दौरान ही ज़ीशान की मुलाकात गुरमैल सिंह से हुई, जो हरियाणा के कैथल का है और अपने बड़े भाई के कत्ल के इल्ज़ाम में जेल में बंद था। 2019 में उसने ये कत्ल किया था। तब ज़ीशान और गुरमैल सिंह की मुलाकात हुई, दोनों में दोस्ती हुई, और ज़ीशान की इन जेलों में रहते हुए लॉरेंस गैंग के गुर्गों से भी मुलाकात हुई। पंजाब और हरियाणा के ज़्यादातर हर जेल में लगभग लॉरेंस के गुर्गे मिल जाएंगे। लॉरेंस गैंग के 70% गुर्गे तो जेल में ही हैं, लेकिन फिर भी गैंग चल रहा है। तब मुलाकात हुई। उसके बाद होता यह है कि जून के महीने में, जून 2024, अभी 7 जून की तारीख थी, ज़ीशान जमानत पर जेल से बाहर आ जाता है। वो जेल से बाहर आता है, उधर उसके कुछ दिन पहले ही जो गुरमैल सिंह था वो भी जमानत पर बाहर आ गया अपने भाई के कत्ल के केस में, लगभग 5 साल के बाद। अब दोनों जेल के बाहर हैं, ज़ीशान भी और गुरमैल भी। ज़ीशान जेल से बाहर आने के बाद गुरमैल से मिलता है, उसके घर जाता है, और उसके बाद वो वहाँ से मुंबई निकल लेता है।
असल में हुआ ये कि जब ज़ीशान पंजाब की जेल में था तो लॉरेंस गैंग के कुछ गुर्गे मिले थे। ये अब तक के 48 घंटे की इन्वेस्टिगेशन की कहानी आपको बता रहा हूँ। तो उन्हीं गुर्गों में से किसी ने उससे कहा कि एक टारगेट है, मुंबई में है, उसके लिए शूटर ढूंढना है। काम ज़ीशान को सौंपा गया। ज़ीशान ने पहला जो शख्स चुना वो था गुरमैल सिंह, क्योंकि जेल में मुलाकात हो चुकी थी, ऑलरेडी एक कत्ल कर चुका था। अब एक कत्ल के बाद आदमी बेखौफ हो जाता है कि दो भी करूँगा तो वही सज़ा मिलेगी, चलो कम से कम पैसे वैसे मिल जाएंगे। तो अब ज़ीशान और गुरमैल की कड़ी जुड़ी। फिर उसके बाद वो वहाँ मुंबई गया। मुंबई से ज़ीशान पुणे जाता है। अब पुणे में दो कैरेक्टर को उससे मिलना था। उनमें से एक था शुभम या शुभू, जिसने कल जो पोस्ट डाला था, क्लेम किया था बाबा सिद्दीकी के कत्ल की जिम्मेदारी दी थी वो। तो शुभू लोनाकर और दूसरा प्रवीण लोनाकर, ये दोनों सगे भाई हैं। शुभू यानी शुभम की पुणे में एक डेयरी है और साथ में तबेला है जहाँ गाय भैंसें होती है। और इसी तबेले के बराबर में एक कबाड़ का गोदाम है और दुकान है। और उस कबाड़ के गोदाम और दुकान में दो लोग काम करते थे, एक शिव कुमार और एक दूसरा धर्मराज कश्यप, जो दोनों यूपी के बहराइच के। तो शुभम जो है पहली बार, चूंकि तबेला बराबर में दुकान, उन दोनों लड़कों से मिलता, 19-22 साल की उम्र है दोनों की, धर्मराज की और शिवा की। और फिर उसे लालच देता है, उसे कहता है काम है मुंबई में बड़ा छोटा सा, बस करके लौट आना है, मुंबई में तुझे रहने खाने पीने का दूंगा, अलग से 2.5 से 3 लाख रुपए भी मिलेंगे। दोनों यंग लड़के, उन्होंने कहा ठीक है, सब कुछ सही सही बताया गया। बोला छोटा सा काम मैं करके निकल लूँगा। तो अब शुभम ने 2 शूटर इधर तैयार कर लिए, उधर एक शूटर ज़ीशान ने तैयार कर लिया। अब ये जब सब कुछ हो गया तो अब ज़ीशान मुंबई पहुंचता है। उसके बाद वो बारी बारी से गुरमैल और फिर धर्मेंद्र जो कश्यप है, धर्मराज कश्यप और शिवा, इनको मुंबई बुलाता है। मुंबई के कुर्ला इलाके में एक फ्लैट लेता है 2 सितंबर को। 2 सितंबर को ये एक रेंटेड हाउस लेते हैं और वहाँ ये तीनों रहते हैं, गुरमैल, धर्मराज और शिवा। ज़ीशान अलग रहता है। उधर पुणे में बैठा हुआ शुभम वो हथियार और बाकी चीज़ों की तैयारी कर रहा है, पिस्टल देने की तीनों को। अब इधर 2 सितंबर को आने के बाद इन तीनों को एक काम सौंपा गया और पहली बार उनको टारगेट का नाम बताया गया और वो नाम था बाबा सिद्दीकी। अब इन तीनों से कहा गया कि तुम जाओ और रेकी करो, हर मूवमेंट, हर दिन कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कब किससे मिलते हैं, कितने बजे घर से निकलते हैं, कितने बजे घर पहुँचते हैं, बेटे के दफ्तर कब जाते हैं, कितनी बार जाते हैं, इन सारी चीज़ों की रेकी करो। ये तीनों लगभग रोज़ाना कुर्ला से ऑटो पकड़कर पहुँचते बांद्रा ईस्ट, जहाँ पे बाबा सिद्दीकी का घर है और वहीं उनके बेटे ज़ीशान सिद्दीकी का दफ्तर भी है। ज़ीशान सिद्दीकी इस वक्त MLA है। तो अब चूँकि बाबा सिद्दीकी खुद एक पॉलिटिशियन, तो लोगों से मिलना जुलना, उनके मसले हल करना, सुनना, इधर उधर के फंक्शन में जाना, शादी ब्याह दुख में, फिर इधर अब ये नवरात्रि और दशहरा शुरू हो गया तो गरबा में भी जाना है, फिर आपको मूर्ति विसर्जन में भी शामिल होना है, क्योंकि एक पॉलिटिशियन के तौर पर उन्हें पता है अपने इलाके के जो लोग हैं, वोटर हैं, उनके हर फंक्शन में शामिल होना है। इधर ये तीनों लगातार रेकी कर रहे हैं। रेकी करने के बाद इन लोगों ने सब कुछ पता कर लिया। फिर इन्हें पता चला कि अब दशहरे का दिन सही रहेगा, क्योंकि कई कार्यक्रम ऐसे थे जिसमें जाना था। अब यहाँ एक चीज़ सवाल उठता है कि बाबा सिद्दीकी कब, कहाँ, कितने बजे, कैसे जाएंगे। ये तो सिर्फ रेकी कर रहे हैं दूर से, इन्हें कैसे जानकारी। तो इसीलिए मुंबई पुलिस को शक है कि इसमें कोई एक ऐसा शख्स भी शामिल हो सकता है अंदरूनी, जो बाबा सिद्दीकी के इर्द गिर्द रहता है। वो कोई कार्यकर्ता हो सकता है, वो कोई अपना हो सकता है, कोई स्टाफ हो सकता है, कोई भी शक है। तो खैर फिर इन लोगों ने चुना वो तारीख, और वो तारीख थी दशहरे के दिन। वजह ये थी कि दशहरे के दिन भीड़ भाड़ होगी, पटाखे छूटेंगे, मूर्ति विसर्जन के दौरान शोर होगा, म्यूज़िक बज रहा होगा, और ऐसे कई फंक्शन, गरबा, और उसमें बाबा सिद्दीकी पहुँचेंगे। तो बस ये लोग फॉलो करना शुरू कर दिया। रात सब कुछ करने के बाद, एक गरबा आखिरी था जिसका कार्यक्रम निपटाने के बाद, अब बाबा सिद्दीकी पहुँचते हैं अपने बेटे के दफ्तर।
जब बेटे के दफ्तर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि 1 मिनट पहले उनका बेटा ज़ीशान किसी का फ़ोन आया और वो कहीं बाहर निकल गया। उसके बाद वो वहाँ पटाखा वटाखा छोड़ते हैं। साथ में उस वक्त मुंबई पुलिस के 3 कांस्टेबल जो उनको गार्ड करते हैं, एक एक्स मिनिस्टर होने के नाते सुरक्षा जो मिली थी, 3 पुलिस वाले थे, वो तीनों साथ में थे। अब उसके बाद वो ये सब करके अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर जाने के लिए अब तैयार हैं। आसपास में और भी लोग हैं। तभी ये तीनों वहाँ ऑटो रिक्शा से पहुँचे। चेहरे पर रुमाल बंधा हुआ था। इनमें से एक के हाथ में मिर्ची स्प्रे था ताकि आंखों के आगे अंधेरा छा जाए, और तीनों के पास पिस्टल। अचानक उनमें से एक ने, शिवा ने, मिर्ची का स्प्रे निकाला और जो पास में गार्ड थे उनकी तरफ उछाल दिया। अब जो अचानक हुआ उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, और इससे पहले कि कुछ समझ में आता तब तक गुरमैल सिंह ने अपनी पिस्टल निकाली और एक के बाद एक 6 फायर किया। 3 गोली इधर उधर चली गई। उनमें से एक किसी शख्स को भी लगी और जो मामूली रूप से घायल हुआ है, और 3 गोली, 2 पेट में, एक सीने में, सीधे बाबा सिद्दीकी को। इसके बाद वो तीनों वहाँ से भागते हैं। शिवा तो निकल जाता है। गुरमैल वहीं पास में सड़क पार करके एक झाड़ी टाइप की जगह है, उस झाड़ी में वो छुप जाता है। तब तक हंगामा हो जाता है, यहाँ गोली चली है, बाबा सिद्दीकी ज़मीन पर गिरे हैं। आसपास जितने लोग थे वो भागते हैं उन दोनों कातिलों को पकड़ने के लिए। एक तो पकड़ा जाता है, फिर दूसरे की तलाश शुरू होती है, तो वो झाड़ी में दुबका हुआ मिलता है, उसे पकड़ते हैं और फिर पुलिस आती है, पुलिस के हवाले कर देते हैं। तो मुंबई अंडरवर्ल्ड उस पर कब्जा। और इसी मुंबई अंडरवर्ल्ड से ये भी याद आता है कि डोंगरी का डॉन दाऊद इब्राहिम, उसी मुंबई के एक डोंगरी से निकला दाऊद, डी कंपनी का देखते ही देखते सीईओ बना, और फिर क्या कुछ हुआ। ये पूरी कहानी डोंगरी का डॉन दाऊद इब्राहिम कुकू एफएम के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सुन सकते हैं। अगर आपको भी क्राइम स्टोरीज में खो जाना है तो आपके लिए एक ज़बरदस्त मौका है। रिसेंटली कुकू एफएम पर कुछ अमेजिंग क्राइम ऑडियो बुक्स आई हैं, और यकीन मानिए ये बहुत ही ग्रिपिंग है। चाहे आपको डिटेक्टिव मिस्ट्रीज, ट्रू क्राइम या थ्रिलर पसंद हो, कुकू एफएम पर सब कुछ मिलता है। कुकू एफएम आपके लिए एक स्पेशल 14 डेज फ्री ट्रायल लेकर आया है। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सिर्फ पहले 500 लोगों के लिए अवेलेबल है। तो अगर आप इन थ्रिलिंग कहानियों में डूबना चाहते हैं तो देरी मत कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, कूपन कोड CMTK10 का यूज़ करें और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करें। आपको 999 फ्री कॉइन्स मिलेंगे। अगर आप बिना मेरे कूपन कोड के अप्लाई करेंगे तो आपको सिर्फ 7 डेज का फ्री ट्रायल मिलेगा। सोचिए, आप 14 दिन जितनी चाहें उतनी क्राइम ऑडियो बुक सुन सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। यह आपके कम्यूट, वर्कआउट या फिर एक शांत शाम को और भी एक्साइटिंग बनाने का परफेक्ट तरीका है। लेकिन याद रहे, वक्त तेजी से निकल रहा है, और एक बार जब ये फ्री ट्रायल स्लॉट्स खत्म हो जाएंगे तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इस औसम मौके को मिस न करें। अभी अपना फ्री ट्रायल लें और क्राइम की बेस्ट स्टोरीज सुनना शुरू करें। आफ्टर 14 डेज द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। तो ये जो 48 घंटे की तफ्तीश की कहानी है, वो 6 किरदार में से चूंकि 3 किरदार इस वक्त पुलिस के पास है, वो ये कहानी है। अब ये भाग गए, 2 उनके पास उस वक्त थे, तीसरा तो शिवा तो था नहीं। अब मुंबई पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है इन 2 लोगों को पकड़ने के बाद, पूरी रात सैटरडे की। अब संडे सुबह होता है। संडे की सुबह अचानक एक पोस्ट आता है सोशल मीडिया पर। ये पोस्ट तैरने लगता है, और इस पोस्ट में ये लिखा था कि बाबा सिद्दीकी के कत्ल की जिम्मेदारी हम लेते हैं। अब उस पोस्ट के आने के बाद ये हो गया कि भाई साहब, ये नीचे लॉरेंस बिश्नोई और बाकी का नाम लिखा हुआ है। लेकिन इस पोस्ट को लेकर कई सारी चीज़ों का शक था, ख़ासतौर पर जिस तरीके से मजमून लिखा हुआ था। ये पोस्ट जो लिखा था, इस पोस्ट को लिखने वाला जो था, उसने अपने ऊपर में नाम डाला था शुभू लोनाकार महाराष्ट्र। ये नाम था, शुभू लोनाकार महाराष्ट्र। जो मजमून था वो कल आपको बताया कि हम जिम्मेदारी ले रहे हैं सारी। लेकिन इस पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो टॉप लोग हैं, उनमें से किसी का नाम नहीं था। बस नीचे इस मजमून जहाँ ख़त्म होता है, उसके बाद सिर्फ इतना टैग करके हैशटैग जो उन्होंने लिखा, वो लिखा हैशटैग लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, हैशटैग अनमोल बिश्नोई और हैशटैग अंकित भादु शेरेवाला। इन 3 लोगों को टैग किया गया था और ये मजमून लिखा गया। अब जैसे ही ये पोस्ट आया, पुलिस ने उस पोस्ट के ज़रिए पता किया कि भाई ये कौन है। पोस्ट का एड्रेस और ये सारी चीज़ें निकाली गई।
और मुंबई पुलिस की टीमें पुणे पहुंचती है, क्योंकि पता चल गया कि ये शुभू कौन है। पुणे पहुंचती है उसी तबेले पर, उसी डेयरी में जहां शुभम और मौजूद रहता था और जिसने ये पोस्ट डाला था। वहाँ पहुँचती है तो शुभम तो मिलता नहीं, प्रवीण उसका भाई मिल जाता है। पुलिस को डाउट होता है कि ये भी इस साजिश में शामिल है, इसलिए वो प्रवीण को लेकर मुंबई पहुँच जाती है। शुभम गायब। तब इस तरीके से 3 हो गए इस खेल में, इस साजिश में, पुलिस की कहानी के हिसाब से शामिल बाबा सिद्दीकी के मर्डर में। बाकी 3 की अभी तलाश की जा रही है। तो ये तो सीक्वेंस हुआ और ये साजिश हुई कि कैसे जेल में साजिश हुई, कैसे शूटर ढूंढे गए, शूटर ढूंढने के लिए कैसे इस बात का ख्याल रखा गया कि कोई नामचीन ना हो, ज़्यादा वांटेड ना हो, भागा ना हो, भगोड़ा ना हो और बड़े केसेस ना हो। अब ये सारी बातें आ गई, लेकिन अब सवाल फिर वही, कौन, कैसे, ये तो आपको बता दिया, अब कौन। तो इस कौन को लेकर लॉरेंस बिश्नोई का नाम घूम रहा है। अब लॉरेंस बिश्नोई क्यों? तो इसमें 2 ऐसे कैरेक्टर हैं जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम कर चुके हैं, एक ज़ीशान अख्तर और दूसरा शुभम पुणे वाला। वो पहले भी लॉरेंस गैंग के कुछ लोगों के लिए काम कर चुका है और ये वही शुभम है जिसने पोस्ट डाला और नीचे लॉरेंस ग्रुप, फिर उसके भाई अनमोल बिश्नोई, फिर एक शेरे वाला, उन तीनों को टैग भी किया। लेकिन सवाल है कि शुभम ने ये जो टैग किया और ज़ीशान ने जो गुरमैल और इसको तैयार किया और शुभम ने 2 यूपी के शूटरों को मनाया, इसके पीछे क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मर्जी थी या उन लोगों ने ऐसा किया था या इन लोगों ने खुद ऐसा किया? और क्या शुभू ने ये थापन जो सलमान के घर गैलेक्सी में शूट आउट के बाद पकड़ा गया था एक शख्स जिसकी पुलिस कस्टडी में क्राइम ब्रांच की मौत हो गई थी, तो क्या थापन का ज़ीशान या फिर शुभू से कोई कनेक्शन है गहरा? क्योंकि पोस्ट में लिखा हुआ थापन की मौत का बदला तो है। तो फिर सवाल लेकिन ये उठता कि थापन की मौत का बदला आप सलमान और बाकी लोग या क्राइम ब्रांच पुलिस वाले से लेंगे, आप बाबा सिद्दीकी से क्यों ले रहे हो? तो इसीलिए पहला तो कौन इसकी कड़ी लॉरेंस बिश्नोई तक सीधे जाके जुड़ेगी या जुड़ती है, अभी क्लियर नहीं है मुंबई पुलिस के हिसाब से, क्योंकि अभी ये 6 किरदार में से 3 ही हैं, 3 तो अभी आए नहीं है। बाकी 3 पकड़े जाएंगे तो शायद पता चले कि ज़ीशान चूँकि मास्टरमाइंड इन 6 में से कोई एक है जिसको हुक्म मिला, जिसने तैयारी की, तो ज़ीशान ये बताएगा कि उसे कौन से गैंगस्टर ने या जेल में बंद किसने कहा था कि ये टारगेट है। शुभम मिलेगा तो ये बताएगा कि उसने ये पोस्ट क्यों डाला और इस पोस्ट की सच्चाई क्या है। तो ये 6 जब मिलेंगे तब होगा। लेकिन सवाल ये है कि लॉरेंस बिश्नोई ने अगर यही किया है, मान लेते हैं उसी का हाथ है, तो क्यों? ये सवाल है। अब इसी सवाल का जवाब की शुरुआत मैंने इस कहानी की शुरुआत से की थी कि 14 जुलाई को 3 महीने पहले मुंबई पुलिस ने मुंबई की एक मकोका कोर्ट में एक चार्जशीट दाखिल की थी और उसमें कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान को धमकी देना और बाकी चीज़ें वो वैसे ही है, आई वॉश है। असल में वो सलमान के नाम पर अपना इस तरह से खौफ पैदा करना चाहता है कि मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर उसका कब्जा हो, उसका राज हो, लोग उससे डरे कि देखो सलमान तक उसको धमका रहा है, सलमान को डरा रहा है, तो तुम लोग फिर क्या हो? तो जब भी फ़ोन आए फिर भाई को पैसे दो। अंडरवर्ल्ड के लोग यही करते हैं बड़े बड़े लोगों से, फिरौती की शक्ल में या धमकी वसूली, उगाही। तो ये चार्जशीट में मुंबई पुलिस ने 3 महीने पहले ये कहानी लिख दी कि लॉरेंस बिश्नोई मुंबई पर ऐसा चाहता है, मुंबई अंडरवर्ल्ड पर कब्जा चाहता है, मुंबई पर राज करना चाहता है। अब वापस आते हैं 3 महीने पहले ये लिखी गई कहानी पे वापस फिर से कि बाबा सिद्दीकी को मारने के पीछे क्या सिर्फ सलमान खान को डराना था? बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर सलमान खान को डराना ही मकसद था तो सलमान के बहुत सारे करीबी दोस्त हैं और भी लोग हैं जिनको निशाना बनाकर सीधे मैसेज जा सकता था। ये बाबा सिद्दीकी ठीक है, जान पहचान लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में सभी की है, मुंबई में बाबा सिद्दीकी से जान पहचान, पर ये कहें कि सलमान खान के मतलब सबसे करीबी दोस्त वही थे तो ये भी सही नहीं है। तो बाबा सिद्दीकी को क्यों निशाना बनाया गया? तो जो मुंबई पुलिस के सोर्सेज हैं वो इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि चार्जशीट की जो लाइन थी वो लाइन हकीकत में यही है।
बाबा सिद्दीकी एक वेल नोन पॉलिटिशियन, सरकार में पहुंच, पुलिस में अच्छी जान पहचान, बॉलीवुड में मतलब कोई ऐसा सितारा नहीं जो उनको जानता नहीं, जो उनके घर तक ना आता हो। कुल मिलाकर एक नामी चेहरा, एक बड़ी हस्ती। अब सोचिए कि अगर ऐसे किसी बड़ी हस्ती को निशाना बनाया जाए तो इसके बाद मुंबई के हलकों में कहाँ कहाँ मैसेज एक साथ चला जाएगा। पॉलिटिक्स में चला जाएगा कि देखो भाई, इतना बड़ा नेता फिर भी हमने इसको टारगेट किया। इसके अलावा बॉलीवुड में कि देखो, बाबा सिद्दीकी जिसके इतने बड़े बड़े दोस्त, इतना बड़ा रसूख, इतना कांटेक्ट, हमारे लोग आसानी से पहुंचे और उन्होंने मार दिया। तो ये मैसेज क्या जाएगा कि लॉरेंस बिश्नोई ने मुंबई में अपनी दस्तक दे दी है। और मुंबई का अंडरवर्ल्ड जो 90s के बाद से अब लगभग एक तरह से कंट्रोल में है। डी कंपनी की मौजूदगी अभी भी है लेकिन उस लेवल पे नहीं है। तो एक तरह से मैदान खाली है। लेकिन ये मुंबई पुलिस और वहाँ की सरकार, उनकी सालों की कोशिश भी है। अब गैंग वॉर भी सड़क पे नहीं होता मुंबई के, जो 90s में हर दिन होता था। अब ऐसे में जब इतनी मुश्किल से वहाँ से अंडरवर्ल्ड को बाहर किया गया, खदेड़ा गया, गैंग वॉर ख़त्म की गई, क्या मुंबई पुलिस वापस मुंबई की सरजमीन पर अंडरवर्ल्ड और अंडरवर्ल्ड के इस गैंग वॉर की लड़ाई को दोबारा देखना चाहती है? क्योंकि 3 महीने पहले मुंबई पुलिस खुद चार्जशीट में कह रही है कि लॉरेंस का ड्रीम ही ये है कि वो मुंबई अंडरवर्ल्ड पर कब्जा करे और जैसे डी कंपनी, डी फॉर दाऊद है, वो मुंबई में एल कंपनी खोले, एल फॉर लॉरेंस। तो यहाँ डी और एल की लड़ाई है और वो एल कंपनी खोलना चाहता है और मुंबई को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है ताकि लोग डरें, उसके एक फ़ोन पर, उसके गुर्गे के फ़ोन पर जो भी वो डिमांड करें उसको दे दें। तो सलमान को सिर्फ डराने के लिए बाबा सिद्दीकी का कत्ल किया गया। मुंबई पुलिस के जितने बहुत सारे सीनियर हैं जिनसे लगातार बात हो रही, वो इस चीज़ को हजम ही नहीं कर पा रहे हैं। उनका सेकंड थ्योरी पे ज़्यादा बिलीव है। उनका कहना है कि किसी ऐसे शख्स को चुनना था जिसके ज़रिए पूरे मुंबई में मैसेज जाए, और वो इत्तेफाक से शायद बाबा सिद्दीकी का नाम आ गया, लेकिन मैसेज वैसे ही गया। और जो अगर ये वाकई लॉरेंस बिश्नोई है और यही मकसद है, तो जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी का कत्ल हुआ, आप देखिए नेशनल मीडिया से लेकर तमाम मीडिया 2 दिन से इसी खबर पर है। तो जो मैसेज था और फिर लॉरेंस बिश्नोई का नाम, वो दोनों चीज़ें अगर उस हिसाब से देखें तो ये मैसेज पहुंच गया हर एक तक। अब सवाल ये है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई है इस मामले में, तो क्या मुंबई पुलिस अहमदाबाद की साबरमती जेल से लॉरेंस बिश्नोई को निकाल कर मुंबई लाकर उससे पूछताछ करेगी? ये बड़ी अजीब कहानी है। जब अप्रैल इसी साल सलमान के घर गैलेक्सी पर गोली चली थी, तो उस मामले में जब चार्जशीट जिसकी मैंने बात की दाखिल हुई, मुंबई पुलिस ने आरोपी नंबर 1, एक्यूज नंबर 1 बनाया था लॉरेंस को। कुल 9 लोग इसमें आरोपी बने थे, उसमें सबसे पहला नाम लॉरेंस बिश्नोई का था। तो जिस केस में कोई आरोपी नंबर 1 हो, आप उससे पूछताछ तो करेंगे, उसकी पुलिस कस्टडी लेंगे अदालत से। मुंबई पुलिस ने तब भी अप्रैल महीने में ही गुजारिश की थी कि लॉरेंस बिश्नोई को कस्टडी में लेकर गुजरात के साबरमती जेल से मुंबई लाना है। इजाज़त नहीं मिली। अब एक बार फिर अभी तक लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है बाबा सिद्दीकी के कत्ल में। तो अब अगर आरोपी, चूँकि साजिश उसी की है, तो आरोपी नंबर 1 इस केस में भी वही होगा, क्योंकि गोली चलाने वाला कभी आरोपी नंबर 1 नहीं होता है। जिसने ट्रिगर पर उंगली चलाने के लिए इशारा देना होता है, जिसने इशारा दिया, वो होता है एक्यूज नंबर 1, क्योंकि सारी साजिश उसी के दिमाग की है। तो इस केस में भी अगर लॉरेंस बिश्नोई है तो एक्यूज नंबर 1 वही होगा। तो एक्यूज नंबर 1 से तो पुलिस हिरासत में पूछताछ बनती है। लेकिन क्या मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच जो इस मामले की जांच कर रही है, साबरमती जेल से निकालकर लॉरेंस बिश्नोई को मुंबई लाएगी? अगर मुझसे पूछें तो कम से कम आज की तारीख में तो मुमकिन नहीं है। अब ऐसा क्यों है? तो इस क्यों को भी सुन लीजिए, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी इसकी भी है। 2023 में लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली की तिहाड़ जेल से अहमदाबाद के साबरमती जेल में शिफ्ट किया गया था। इससे पहले जब सिद्धू मूसेवाला हुआ तो उसको पंजाब में ले गए थे लोग, है ना। पंजाब में उसको रखा भी गया। पंजाब पुलिस ने पूछताछ की उस मर्डर केस के सिलसिले में। तब लॉरेंस ने कहा था कि मेरा इनकाउंटर हो जाएगा, मुझे डर है अपनी जान का, और मुझे वापस तिहाड़ में ही लाया जाए और फिर तिहाड़ से ही पूछताछ हो,
क्योंकि तिहाड़ से ही उसने अपने सही मानों में जो गैंगस्टर की कहानी है ना, उसकी वहीं से शुरुआत हुई है। तिहाड़ में सारे फैसिलिटी मिल रहे थे, घूस महल ही है तिहाड़, पैसे दो और सब कुछ करो। कितने तो किस्से आपको इसके सुना चुका हूँ मैं। तो वो तिहाड़ में अपने आप को बड़ा सेफ महसूस करता था और कंफर्टेबल भी। तो पंजाब नहीं जाना चाहता था। फिर वो कोर्ट वोट पहुंचा, बाद में कोर्ट ने फिर कहा नहीं भैया इसको तिहाड़ में ही रखो, जान माल का खतरा है। उसके बाद 2023 में अचानक अपनी होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय सेंटर की, वो एक आदेश लाती है, कानून लाती है CRPC के एक सेक्शन के तहत। और उस सेक्शन के तहत अगस्त 2023 में वो एक आदेश देती है। आदेश ये कि लॉरेंस बिश्नोई को तिहाड़ जेल से अहमदाबाद की साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया जाए और ये उस जेल से कभी भी पूछताछ के लिए बाहर नहीं जाएगा। किसी भी स्टेट की किसी भी पुलिस के पास अगर उसके खिलाफ कोई केस है तो वो स्टेट पुलिस उसको वहाँ से निकाल कर अपनी कस्टडी में लेकर अपने स्टेट नहीं ले जा सकती, अपने किसी शहर में नहीं ले जा सकती। अगर पुलिस को पूछताछ करनी है, चाहे इस देश के किसी भी स्टेट में कोई क्राइम लॉरेंस ने किया हो या उसके गुर्गों ने किया हो, तो अदालत से परमिशन लो, साबरमती जेल आओ और साबरमती जेल के अंदर ही उससे पूछताछ करो और निकल। दूसरे, आपने कभी किसी आरोपी के बारे में ऐसा सुना है? ऐसी जेल में तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं बड़े बड़े क्रिमिनल्स को, लेकिन कि भाई पुलिस खुद चल कर आएगी साबरमती जेल पूछताछ करने के लिए, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर लो, आप ले नहीं जा सकते लॉरेंस बिश्नोई को पूछताछ के लिए। क्यों? क्योंकि होम मिनिस्ट्री का ये CRPC के एक सेक्शन के तहत एक आदेश है और ये आदेश इसी साल अगस्त तक के लिए था, मतलब पूरे 1 साल के लिए। अगस्त बीत गया, अभी जो खबर आ रही है वो ये है, अब हम अक्टूबर हैं, 2 महीना ऊपर हो चुका है, कि इस आदेश को अब एक्सटेंशन मिल गया है, मतलब शायद अगले 1 साल के लिए फिर से ये हो गया कि लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल से बाहर कोई भी स्टेट की पुलिस चाहे तो नहीं ले जाएगी। मुंबई पुलिस के सामने अब यही दिक्कत आने वाली है कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर के पीछे अगर लॉरेंस गैंग है और लॉरेंस गैंग इसका मास्टरमाइंड है, तो उस अक्यूज्ड आरोपी नंबर 1 लॉरेंस बिश्नोई को मुंबई पुलिस अपनी कस्टडी में ले ही नहीं सकती, पूछताछ कर ही नहीं सकती। या तो साबरमती जाएंगे या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे, जो करें। तो है ना इंटरेस्टिंग। मुझे याद नहीं पड़ता कि अपने देश में कोई और ऐसा गैंगस्टर या क्रिमिनल होगा जिसके लिए यह कानून हो कि आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, कोई और पुलिस आपको पूछताछ के लिए नहीं ले जा सकती, लेकिन यहाँ है। तो मुंबई पुलिस चाह कर भी शायद लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी ना ले पाए। तो फिलहाल इस कहानी में इतना ही, आगे जो भी अपडेट होगा आपको